डीएमएफटी फंड से यहाँ पर जिम बनाए गए हैं, डीएमएफटी फंड से गाड़ियां खरीदी गई है, डीएमएफटी फंड से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने अपने अपने ऑफिस का रिनोवेशन किया है, कई सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए गए, यानी कि जो उसका पर्पस वो बिल्कुल अलग तरह से यूज हुआ। बोकारो में जो हुआ है दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी एक झलक है जो पूरे के पूरे झारखंड में हुआ है। 40 करोड़ में पूरे बोकारो के सरकारी स्कूल को नए तरीके से बनाया जा सकता था, पर पेंटिंग के नाम पर 40 करोड़ का बिल इन्होंने जो है कहाँ दिया है, बाला पेंटिंग के नाम पर खर्च कर दिया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, यानी कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मतलब है कि जो खनिज जहां पर से निकाला जा रहा है वहीं से खनिज के पैसे का उपयोग वहां के कल्याण में किया जाए। और इसके तहत एक फंड बनाया गया डीएमएफटी फंड। स्कैम के आने के बाद भी जो है सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक जो नहीं हुई है, और ये दिखाता है कि झारखंड की अब वह सरकार जो बार बार अपने आप को आदिवासियों की हितैषी बता रही है, वो आदिवासियों के फंड का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। डीएमएफटी फंड मामले में अब भाजपा क्या आगे कदम उठाने वाली है? पत्रकारों की टीम गई कि जो एजेंसी इनको ट्रेनिंग दे रही है, तो उस एजेंसी के बाहर जो वो ताला लटका हुआ है, यानी वो 1 लाख रुपए भी ऑन पेपर केवल दिखाया गया और इस तरीके से 60 करोड़ का बिल जो बनाया गया। ऐसी कोई भी स्कीम जिससे सरकार वो स्कीम निकाले जिससे कि लोकल लोग या फिर यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी है उनको से रोजगार मिल सके या फिर वो उसमें कुछ कमा सके, तो उनको थ्रैश करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ कहते हैं कि उनकी सरकार में किसी तरह की कोई मनमानी नहीं चलेगी, अधिकारी कोई एक तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा घोटाला सामने आता है। इस घोटाले का नाम है डीएमएफटी घोटाला, यानी कि खनन वाले क्षेत्र में जो आदिवासियों के कल्याण के लिए डीएमएफटी फंड रिलीज होता है, उसमें एक बड़ा घोटाला देखने को मिला। और ये घोटाला किया है बोकारो की पूर्व डीसी विजया जाधव ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो करप्शन को लेकर के नॉन टॉलरेंट है, बहुत ही सख्त रवैया है उनका। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 वाले कार्यकाल में जब वो डीसी रही बोकारो की, उस समय ये बड़ा घोटाला देखने को मिला। हालांकि अब ये घोटाला क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता अजय शाह। क्या कहना चाहेंगे सर इस घोटाले के बारे में? देखिए, घोटाला जो है थोड़ा सा अलग तरह का घोटाला है और झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा यूनिक हो जाता है क्योंकि झारखंड जो एक माइनिंग स्टेट है। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि जो फंड की हम बात करें, इस फंड में इतना बड़ा स्कैम हुआ, वो फंड क्या है बेसिकली। तो आजादी के बाद से हमारे देश में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है और पूरे के पूरे देश में झारखंड लगभग 40% जो है माइनिंग का काम देता है, मिनरल्स। तो झारखंड के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो माइनिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनिंग यहाँ पर होता है। तो आजादी के बाद से लगातार जहां पर भी माइनिंग होता है, चाहे हम झारखंड की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो जहां पर भी माइनिंग होती है वहां पर कुछ चीजें खास होती है। उदाहरण के लिए जहां पर माइनिंग होगी वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, यानी विस्थापितों की जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं होता है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जहां भी माइनिंग खुलता है तो माइनिंग के कारण पूरा सिस्टम जो मेसअप हो जाता है और लोगों को कई सारी परेशानियां होती है। लेकिन माइंस और मिनरल्स के बिना जो है देश चल भी नहीं सकता, पूरे इकोनॉमिक्स की तरह से इंजन जो है वही होता है, इस कारण से उसको करना भी है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक जहां पर भी माइनिंग एरियाज थे वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, एक्सप्लोटेशन लगातार होता रहा। नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा कि जिन माइनिंग एरियाज में माइनिंग किया जाता है वहां पर सबसे पहला हक जो है वहां के लोगों का है, जो वहां के आदिवासी समाज उसका पहला हक है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई तो एक स्कीम लेकर के, स्कीम का नाम बहुत खास है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। यानी कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मतलब है कि जो खनिज जहां पर से निकाला जा रहा है वहीं से खनिज के पैसे का उपयोग वहां के कल्याण में किया जाए। और इसके तहत एक फंड बनाया गया डीएमएफटी फंड। अब डीएमएफटी फंड बहुत यूनिक सा नाम है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। जिस तरह से रिलायंस फाउंडेशन होता है, हमारे देश में कई सारे फाउंडेशन एनजीओ बेसिकली होते हैं। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरह के एक एनजीओ डेवलप कर दिया। अब एनजीओ क्यों डेवलप किया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड लेने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक प्रोसेस है। तो सरकार की मंशा थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा फंड बना दिया जाए जो वहां के लोकल लोग डिसाइड करें कि उस फंड का खर्च जो है कहाँ होना है। यानी ये फंड बहुत ज्यादा क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि ये कहा गया कि जिस क्षेत्र से जो भी माइनिंग करेगा, मान लीजिए कि अगर साहेबगंज से कोई पत्थर माइनिंग कंपनी कर रही है, बड़ी कंपनी और रॉयल्टी सरकार को पे कर रही है,
तो उस रॉयल्टी का कुछ परसेंट, लगभग 10% उसको उस फंड में जमा करना है, और उस फंड का पैसा केवल और केवल उसी डिस्ट्रिक्ट में यूज होगा, बाहर के डिस्ट्रिक्ट में यूज हो भी नहीं सकता है। अभी अगर हम डेटा देखें तो इसका वॉल्यूम पूरे के पूरे देश में 80,000 करोड़ के आसपास है, और झारखंड में भी इसका वॉल्यूम बहुत जो है वो ज्यादा है। तो कायदे से इसका इस्तेमाल कहाँ होना है? आदिवासियों के कल्याण में। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पश्चिम सिंहभूम जो जिला है, वहां पर एक नदी है कारो नदी, जो कि उड़ीसा और पश्चिम सिंहभूम से होकर गुजरती है। तो जो कारो नदी है, कारो नदी को जो आयरन माइनिंग जो कंपनीज होती है, उनका जो पॉल्यूटेंट्स है उस नदी में जाता है। तो पॉल्यूटेंट जाने के बाद में नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो गया, लाल पानी इसको कहा जाता है। और उस पानी को लेकर के कई बार वहां पर आंदोलन भी हुए कि लाल पानी को ये ठीक करें। तो डीएमएफटी फंड का मूल उद्देश्य ये है कि डीएमएफटी फंड का जो पैसा है वो उस नदी को साफ करने में लगाया जाए, या जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी शिक्षा है, उनका स्वास्थ्य है, इन सब पे उसको खर्च जो है वो किया जाना है। तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी यहाँ पर ये स्कीम है। लेकिन झारखंड में ऐसा देखा गया कि इस स्कीम का पूरा जो है वो उल्टा इस्तेमाल हो रहा है, और हम उसी के खिलाफ जो हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये घोटाले के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। देखिए, जो माइनिंग एक्ट है, माइनिंग एक्ट कहता है कि डीएमएफटी फंड का जो भी पैसा खर्च हुआ उसका ऑडिट होना है। तो झारखंड के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जब इसका ऑडिट किया, तो ऑडिट करने के बाद में उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि हमने क्या बात की कि इसके लिए स्कूल बनाया जाए, लेकिन ये बताया गया रिपोर्ट में कि डीएमएफटी फंड से यहाँ पर जिम बनाए गए हैं, डीएमएफटी फंड से गाड़ियां खरीदी गई है, डीएमएफटी फंड से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने अपने अपने ऑफिस का रिनोवेशन किया है, कई सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए गए, यानी कि जो उसका पर्पस वो बिल्कुल अलग तरह से यूज हुआ। लेकिन यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, बोकारो में घोटाला हुआ है। तो बोकारो में घोटाला तो पूरे के पूरे झारखंड में हुआ है, पर बोकारो डिस्ट्रिक्ट आरटीआई के माध्यम से बाहर आ गया, और जिस व्यक्ति ने इसको निकाला है उस व्यक्ति भी काफी आभार है उसका हमारी तरफ से कि उसने इतना बड़ा स्कैम को उसने बाहर निकाला। अब बोकारो में जो हुआ है दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी एक झलक है जो पूरे के पूरे झारखंड में हुआ है। अब बोकारो में देखिए, हमने बात की कायदे से डीएमएफटी फंड में स्कूल बनाए जाने चाहिए या फिर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन स्कूल ना बना करके किस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ है थोड़ा सा हम झलक अगर देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि डीएमएफटी फंड से स्कूल बनाया जाना चाहिए। अब स्कूलों के बाहर कोविड के समय एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बाला पेंटिंग कहते हैं, यानी कि स्कूल के वॉल्स पे आप ABCD लिख दीजिए, क ख ग लिख दीजिए, कोई पोएम लिख दिए, तो बच्चे आते जाते वो सीखते हैं, ये इसका पर्पस था। यानी पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाला पेंटिंग के नाम पर, मैं जो फिगर बता रहा हूँ, 40 करोड़ रुपए का बिल बोकारो में केवल बाला पेंटिंग के नाम पर गया। यानी 40 करोड़ में पूरे बोकारो के सरकारी स्कूल को नए तरीके से बनाया जा सकता था, पर पेंटिंग के नाम पर 40 करोड़ का बिल इन्होंने जो है कहाँ दिया है? बाला पेंटिंग के नाम पर खर्च कर दिया है। उसके बाद अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो डिजिटल मैट का कॉन्सेप्ट आया, ये भी कॉन्सेप्ट कोविड में आया। डिजिटल मैट क्या होता है कि आंगनबाड़ी स्कूल में आप जाएंगे तो झारखंड में कई जगह नीचे एक मैट बिछा होता है, बच्चे जब वहां पर चलेंगे तो उसमें लाइट जलती है, और जैसे एक के ऊपर चढ़ा तो एक का साउंड आया, डिजिटल मैट। तो डिजिटल मैट की मार्केट वैल्यू लगभग 20,000 रुपए के आसपास, 15-20 हजार में ठीक ठाक आ जाता है। आंगनबाड़ी में ऐसा नहीं कि आपको बहुत यूएस की कंपनी का लगाना है, ठीक ठाक काम चलने लायक। लेकिन बोकारो में जो डिजिटल मैट खरीदा गया है, एक डिजिटल मैट का पेमेंट इन्होंने 1,25,000 रुपए किया है, और टोटल बिल जो है 10 करोड़ रुपए के डिजिटल मैट्स खरीदे गए। यानी बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक साल के अंदर में 10 करोड़ का बिल दिखाया गया केवल कि हमने डिजिटल मैट खरीदा। यानी डीएमएफटी फंड दिया गया स्कूल के बच्चों की भलाई के लिए, पर डिजिटल मैट, ठीक है डिजिटल मैट भी खरीदिए, 1 लाख रुपए का डिजिटल मैट हार्डली होगा, इसका बिल बनाया गया है 10 करोड़ रुपए का। तीसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण देखिए कि हमारे झारखंड में बिजली से लोग मरते हैं, बहुत सारे ऐसी खबरें आती है जब आंधी तूफान बिजली से होता है। तो बिजली को रोकने के लिए जो एक अर्थिंग का कनेक्शन होता है, जिसको हम लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं, एक बड़ा सा पोल जैसा होता है, उसमें वो सीधा ले जाता था। वो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 30,000 40,000 के आसपास उसकी कीमत होती है। बहुत अच्छा लगाया तो अपने 1-1.5 लाख भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बोकारो डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टेंडर्स कई बार निकले कि हमें लाइटिंग कंडक्टर लगवाना है। कहाँ लगवाना है? स्कूल में लगवाना है। अब स्कूल में लाइटिंग कंडक्टर निकाला, एक लाइटिंग कंडक्टर का जो रेट है इन्होंने दिया है 4,80,000। फिर जब दोबारा टेंडर निकला तो उसका बिल 5,30,000। फिर टेंडर निकला तो 1,80,000। फिर टेंडर निकला तो 3,12,000। फिर 5,40,000। फिर 1,80,000। फिर 1,80,000। यानी कि अगर हम इसका मान ले बेस प्राइस 1,80,000 जो आपने सबसे कम भी दिया है,
अगर वो भी मान ले तो कई बार टेंडर जो है 5.5 लाख रुपए में एक दिया गया है। और अगर पूरा का पूरा हम सम करें तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में केवल ये जो लाइटिंग कंडक्टर है वो लगाया गया है 27 करोड़ रुपए, 27 CR का केवल और केवल लाइटिंग कंडक्टर पूरे के पूरे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लगाया है। अब एक और छोटा सा चीज देख ले, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, यानी कि मान लीजिए डीएमएफटी फंड का पर्पस है कि जो कि आदिवासी वहां पर मतलब इफेक्ट हो रहे हैं तो आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। क्यों ट्रेनिंग दीजिए? क्योंकि आदिवासी डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो अगर उसके पास ट्रेनिंग रहेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, डिप्लोमा कुछ किया रहेगा, कुछ ITI का कोर्स किया रहेगा, तो वापस उस माइनिंग कंपनी में उसकी जॉब लग सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप डीएमएफटी फंड से स्किल डेवलप कीजिए उसका, ताकि उसको नौकरी मिल सके। अब स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बोकारो जिले में एक बच्चे के ऊपर में सरकार ने खर्च किया है 1 लाख रुपए एक बच्चे का स्किल डेवलपमेंट। 1 लाख एक बच्चे का। नॉर्मली कितना खर्च होना चाहिए? नॉर्मली इसका बिल 15,000 10,000 इसी के आसपास का आता है, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चे पे 1 लाख रुपए खर्च किया गया है। और टोटल बोकारो में प्लेसमेंट में स्किल डेवलपमेंट में टोटल बिल है 60 करोड़ रुपए, यानी 60 करोड़ रुपए जिसमें पूरे की पूरी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, वो बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में इन्होंने खर्च करने का बिल बनाया है। और जब पत्रकारों की टीम गई कि जो एजेंसी इनको ट्रेनिंग दे रही है, तो उस एजेंसी के बाहर जो वो ताला लटका हुआ है, यानी वो 1 लाख रुपए भी ऑन पेपर केवल दिखाया गया और इस तरीके से 60 करोड़ का बिल जो बनाया गया, यानी कि 60 करोड़ 27 करोड़ 30 करोड़ इन सबको जोड़ेंगे तो ये हजारों करोड़ का स्कैम जो है केवल एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और यही माजरा अगर झारखंड में पूरे के पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा तो यही का यही स्कैम मिलेगा। यानी कि पिक्चर बिल्कुल साफ है। पैसे की कमी बार बार जो झारखंड सरकार होती है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। एक्सक्लूसिव फंड बनाया गया है। और इसके बाद में डीएमएफटी स्कैम को देखने के बाद में मैंने और भी स्टेट्स में रिसर्च किया। उड़ीसा का देखा मैंने, छत्तीसगढ़ का देखा, महाराष्ट्र का देखा। आमतौर पर हर जगह कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है, ऐसा नहीं है, पर इस लेवल का करप्शन जिसमें कि पूरा का पूरा मतलब कि बाईपास ही कर दिया गया सिस्टम को। एक स्कूल बनाने की जगह अपने वॉल पेंटिंग में पैसे लगा दिए, मैट खरीदने में पैसे लगा दिए, ऐसा पूरे के पूरे देश में दूसरा एग्जाम्पल जो वो कहीं नहीं है। और मजे की बात यह है कि स्कैम के आने के बाद भी जो है सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक जो नहीं हुई है। और ये दिखाता है कि झारखंड की अब वह सरकार जो बार बार अपने आप को आदिवासियों की हितैषी बता रही है, वो आदिवासियों के फंड का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है, इससे बड़ा कोई उदाहरण जो है नहीं जा सकता। और मैंने बताया कि केवल बोकारो का एग्जाम्पल नहीं है, पश्चिम सिंहभूम में भी वही हुआ है, हजारीबाग में भी वही हुआ है, पलामू में भी वही हुआ है। और अगर इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रस्ट फंड का पैसा कायदे से उसी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए तो पूरे के पूरे झारखंड का कायाकल्प जो है वो पलट सकता है। सरकार तो लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि जब खुले मंच से जब उनकी सरकार बनी थी, तब सरकार में आने के बाद वो तुरंत ऐसा कह रहे थे एक मंच पर कि अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई भी तरह का टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर वो कमीशन लेते हैं या किसी तरह की बड़ी गड़बड़ी करते हैं तो। लेकिन अभी तक तो एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे हुई है सरकार। देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो टेंडर की जो प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, अभी तक लगातार कई बार ऐसे खुलासे हुए पर सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई जो वो नहीं की गई है। और सबसे मजे की बात है कि सरकार के अंदर में एक मॉडल चल रहा है वर्तमान सरकार में। मॉडल क्या है? मॉडल यह है कि ऐसी कोई भी स्कीम जिससे सरकार वो स्कीम निकाले जिससे कि लोकल लोग या फिर यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी है उनको से रोजगार मिल सके या फिर वो उसमें कुछ कमा सके, तो उनको थ्रैश करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए बालू के टेंडर सभी होने वाले हैं। कायदे से बालू के टेंडर अगर आप करें तो जो वहां के लोकल लोग हैं, अगर उनको एक एक घाट अगर आप टेंडर में अलॉट करेंगे तो एक आदमी के पास मान लीजिए कि 500 मीटर के घाट अलॉट की लोकल आदमी को, तो वहां से बालू को सेल कर सकता है लीगल रूप से। सरकार को भी रेवेन्यू आएगा और उसको भी पैसा मिलेगा। और वर्तमान सरकार ने पूरे के पूरे झारखंड के बालू के जो घाट्स हैं उनको एक क्लस्टर के रूप में डेवलप कर दिया। क्लस्टर का मतलब हो गया कि एक छोटा सा घाट आप नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़े एरिया का आपको एक साथ टेंडर लेना होगा। यानी वो टेंडर लेने के लिए मिनिमम जो बिडिंग प्राइस है, जो प्राइस आपको देना है, वो प्राइस 10 करोड़ 15 करोड़ 32 करोड़ है। यानी कि झारखंड का जो आम आदमी है, खास करके वो जो आश्रित हो सकता है, वो उस टेंडर को कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को वो जाना है। सेम यही चीज देखने को मिला है हमें शराब में भी इस तरह से कार्टेल बनाए गए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को गया। सेम हमें देखने को मिल रहा है कोचिंग में, जिसको कोचिंग में भी सरकार जो नया रेगुलेशन लेकर के आई है, जो कह रही है कि एक बच्चे
जिसको कोचिंग स्टार्ट करना है 5 लाख रुपए देना है। कई ऐसे लोग हैं जो कि 5 लाख रुपए अपनी पूरी की पूरी कोचिंग खड़ी कर देते हैं, पर सरकार का कहना है कि डे 1 से आपको हमें 5 लाख रुपए देना होगा तब आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के छोटे लोग कोचिंग चला ही ना, जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वही बस कोचिंग इंडस्ट्री में भी हावी हो जाए। तो ये बड़े प्लेयर्स को रखना, छोटे प्लेयर्स को आउट करना, ये पूरे के पूरे सरकार में एक सिस्टम में देखा जा रहा है। और ये बड़े प्लेयर्स को जब आप लेकर के आते हैं तो उससे सांठ घाट करना, एक नेक्सस बनाना बहुत आसान हो जाता है। और वही हर जगह देखा जा रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें, बालू टेंडर की बात करें, कोचिंग की बात करें, या फिर वर्तमान में जो डीएमएफटी फंड में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इस स्कैम में भी वही चीज है, चुनिंदा प्लेयर्स को पूरा का पूरा जो है ये टेंडर दिया गया है। और इसकी सरकार अगर कायदे से जांच करे, अगर कायदे से इसका एक स्पेशल ऑडिट हो जाए, तो पूरे के पूरे झारखंड में शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो और शायद ही उसका कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जो इस जांच से बच पाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में अफसरशाही जारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड में पूर्ण रूप से अफसरशाही जारी है। कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, शुरुआत से ही बात है। और खास करके देखिए, कोई भी अफसर या फिर ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट अगर रूल कर रहा है तो कायदे से उनके पॉलिटिकल बॉस का काम है उनको कंट्रोल करना। लेकिन अगर पॉलिटिकल बॉस ही अगर अफसर के साथ मिलकर के एक नेक्सस बना ले और इस लूट में खसोट में शामिल हो जाए, तो फिर डेमोक्रेसी को शायद ही कोई जो है बचा पाएगा। जनता ही बचा पाएगी। जनता के सामने सारी चीजें, डीएमएफटी फंड हमने बिल्कुल खोल करके रख दिया, वो इसके बारे में पढ़े समझे। और मुझे लगता है जब ये डीएमएफटी फंड के बारे में मैंने भी चर्चा की तो कई लोगों को इस फंड के बारे में इतना डिटेल में नहीं मालूम था। लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे इस फंड को, तो इतना रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी फंड है कि आप देखिए कि केवल एक पश्चिम सिंहभूम जैसा डिस्ट्रिक्ट, उसके डीएमएफटी फंड का जो वैल्यू लगभग 1000 करोड़ रुपए का है। यानी सांसद विधायक को साल में जितना पैसा मिलता है उसे 1,000 गुना एक पर्टिकुलर फंड में डाला जाता है। और उस फंड का यूटिलाइजेशन किन कामों में हो रहा है ये जनता देख सकती है। और अब जनता ही इसमें फैसला लेगी कि उनको आगे जो है क्या सबक सिखाना है किसको। खैर, डीएमएफटी फंड मामले में अब भाजपा क्या आगे कदम उठाने वाली है, क्या स्टेप लेगी? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी इस मुद्दे को लेकर काफी सीरियस है। और जैसा कि हर बार बाबूलाल मरांडी जी ने झारखंड के जितने भी गंभीर मुद्दे हो, चाहे जहां पर कभी भी ऐसा देखने को मिला है, उसको उठाया है। और हम लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे को लगातार जिस तरीके से उठा रहे हैं, या तो हम प्रेस के माध्यम से उठाते हैं, कई बार हम कोर्ट भी जाते हैं, कई बार हम राज्यपाल के पास जाते हैं। हमारे पास तीनों ऑप्शंस खुले हैं। फिलहाल तो हमने मीडिया में स्पेशल ऑडिट की डिमांड उठाई है, लेकिन आने वाले समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि हम जो है इसको किस माध्यम से, किस फॉरम में जाएंगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे मामले उठाने के बाद में सरकार बैकफुट पे गई है। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत का हमने मामला उठाया था तो सरकार को नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। हाफिजुल अंसारी के मामले में भी सरकार बैकफुट पे आ गई। कई ऐसे मामले में सरकार बैकफुट पे जा रही है। इस मामले में भी सरकार को जो है घेरेंगे। खैर, ये पूरा मामला था डीएमएफटी फंड का। इसमें कैसे घोटाला हुआ, किस तरह का घोटाला हुआ, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में हमारे साथ साझा किया अजय शाह जी ने, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ। हम इसी तरह के और भी आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे, इस तरह की जानकारियां साझा करते रहेंगे। फिलहाल जोहार।